Chairman Conference Dr. Masood Umar Sahab, my friend Junior Dr. Sayyid Imran Ali Shah Sahab, Professor Ali Mohammad Ansari Sahab, ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर, सर्जन्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ मुझे दावत दी कि मैं आकर कुछ बातें कर सकूँ। तो मैं आप सब लोगों का नहीं मगर आपके अकाबरीन का मरीज़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग डॉक्टर मरीज़ की जो रिलेशनशिप होती है वो बड़ी मोहब्बत वाली होती है और वो हमेशा याद भी रहती है। तो ज़िंदगी में डॉक्टर का रवैया, डॉक्टर जिस मोहब्बत के साथ देखता है, तो मैं जितनों के पास गया मुझे उस मोहब्बत का आज तक अंदाज़ा है। और अब तो साइंस तरक्की कर गई तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं कि ये भी एक अंसर है इलाज के अंदर। पहले ही सिर्फ इतना कहा जाता था कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है और वो ईमान से ताल्लुक़ रहता था। और अब हम ये भी जानते हैं कि जो डॉक्टर हमदर्दी के साथ दिल से चाहता है कि मरीज़ उसका बेहतर हो और मरीज़ की तकलीफ़ के अंदर उसको अंदाज़ा होता है कि मरीज़ की क्या तकलीफ़ है। एक मगरिब के अंदर शो होता है इस बात का, और हमारे कल्चर में हम चाहते ये हैं कि ये शो नहीं हो, ये दिल से दिल का ताल्लुक़ हो। और इसके अंदर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, प्लेसिबो एक अलग कैफियत है, प्लेसिबो के साथ दवाई ना देना एक अलग कैफियत है, मगर हर चीज़ के अंदर अगर डॉक्टर की शफ़क़त और हमदर्दी शामिल होती है तो आप लोग अब जानते हैं कि इससे मर्ज़ के अंदर अफाका भी होता है। और मरीज़ की अपने जहन के अंदर जो आप रुझान ये पैदा करते हैं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, जो कॉन्फिडेंस आप पैदा करते हैं, तो दुनिया ने इसको पहचानना शुरू किया है कि इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेहत के अंदर। ये तजुर्बे के साथ आता था, मगर ये यकीनन अब तालीम के अंदर भी इस तजुर्बे को आप लोग शामिल कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं आपसे कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत क्या है। यकीनन आप जैसे हज़ारों और की ज़रूरत है। पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, हर गवर्नमेंट के और आवाम के हर काम के अंदर बहुत सारे पहिए हैं। हम हर एक की गुफ्तगू कर सकते हैं कि जी पॉपुलेशन प्लानिंग भी होनी चाहिए, मगर ये कि क्योंकि ये फोरम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का है तो इस फोरम की हद तक मैं आपके साथ बात करूंगा कि उम्मीद क्या है। कौम को ये उम्मीद है कि इलाज हो जाए। और आपने ज़िक्र किया कि जैसे उम्र गुज़रती है तो फ्रैक्चर्स का इम्कान बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा डेबिलिटेटिंग कैफियत बुढ़ापे के अंदर वो फ्रैक्चर है, चाहे हिप का हो चाहे किसी भी हड्डी का हो। तो लिहाजा दुनिया के अंदर भी अब इसका एहतमाम भी किया जा रहा है पब्लिक नॉलेज के अंदर कि बुढ़ापे में चलने के सहारे हों, उठने के सहारे हों, दरियाँ नहीं बिछाई जाएं घरों के अंदर कि आदमी ट्रिप ना करे, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर घर के अंदर ये बड़ी परेशानी हो जाती है जब ये ऐसा कोई फ्रैक्चर हो जाए। उसके साथ साथ एक और कैफियत भी बदल रही है। आपने ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्थोकॉन आपकी माशाल्लाह 34th इंटरनेशनल है, आपने इसके अंदर जो टॉपिक शामिल किया वो ग्रेसफुल एजिंग का है। और मेरी एक कमज़ोरी ये है कि मुझे ऑथर्स किताबों के और आर्टिकल्स के राइटर्स नहीं याद रहते, मगर आजकल मेरे बेड साइड पर एक किताब है ग्रेसफुल एजिंग के ऊपर, और वो रिसेंटली पब्लिश्ड है। और उसके अंदर भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत कुछ चीज़ें मैं पहले से जानता था, लिहाजा तेज़ी से पढ़ पाता हूँ। तो उसके अंदर भी एक कैफियत है कि ग्रेसफुल एजिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एटीट्यूड ऑफ द पर्सन है। हम और आप भी एज करते रहेंगे, और अब वो कैफियत भी है कि ज़िंदगी बढ़ाने अंदाज से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर एक कीमती असासा हैं। क्या करते थे तो एक तरफ खड़ा होता था कोई नौजवान जो कहता था कि जनाब साइंस की तरक्की बड़ी नुकसानदेह है, और एक तरफ कोई खड़ा होता था कि नहीं जी यही
रास्ता है। तो वो जो रास्ता कहते थे उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कही जाती थी कि जितनी साइंटिफिक तरक्की है उसके अंदर जो मेडिसिन के अंदर फ़ायदा हुआ है तो इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी से हुआ। तो लोग नासा की प्रोग्रेस, लोग हर स्पेस मिशन के हवाले से प्रोग्रेस इसी तरफ बताया करते थे कि देखो उसकी वजह से ये मेडिसिन के अंदर बेहतरी हुई है। और अब जेरियाट्रिक्स के हवाले से ये कैफियत है कि ज़िंदगी बढ़ाने के बहुत बेइंतहा रिसर्च हो रही है, बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। एक आदमी है जिसने यूनिवर्सिटी, सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है यूएस के अंदर, उसका नाम है पीटर डायमंडिस। तो पीटर डायमंडिस की मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, एंड ही हैज़ स्पॉन्सर्ड अ नंबर ऑफ कंपनीज जो एजिंग रिलेटेड रिसर्च भी कर रही हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, जानता हूँ कि ऐसे लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो गैस्ट्रिक बायोम के हवाले से वहाँ से अपना टेस्ट भी कराते हैं और अपने दवाइयाँ भी मंगाते हैं, जस्ट रूटीन ट्राइंग टू इंक्रीज देयर लाइफ। तो वो ये बड़े मज़े की बात कहता है और जो मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों को सुनाने में, वो कहता है कि डोंट डू एनीथिंग फूलिश in the next 10 years and don't die because things are going to change। इतना मेडिसिन को और साइंस को अब होप बढ़ता चला जा रहा है जानवरों के अंदर तहकीक कर कर के इंसान की ज़िंदगी बढ़ाई जाए। और इंसान की जो नॉलेज का क्वांटम है वो तो अपनी जगह वैसे ही बढ़ रहा है। तो एक सिर्फ यही नहीं कि एज बढ़ाई जाए, इंसान की फंक्शनैलिटीज़ के अंदर भी कोशिश की जा रही है। आप वाकिफ़ हैं कि डिज़ीज़ को अर्लीस्ट यूटराइन लेवल से लेकर अर्लीस्ट लेवल पर कुछ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके डिज़ीज़ को एलिमिनेट किया जाए, एंड दैट इज़ हैपनिंग। एट द सेम टाइम हिटलर के ज़माने में आपको याद होगा पूरा एक रेशियल डेवलपमेंट की नीयत थी जिसके अंदर फिज़िकली अच्छी जेनेटिक पूल को मैच कर कर रेस, एक अच्छी रेस बनाने की नीयत थी। मगर इसमें तो टाइम बड़ा लगता है ना, यानी कई जनरेशन लगेंगी कि एक अच्छी रेस बने। आप जानते हैं जेनेटिक्स फूलों के अंदर और फलों के अंदर और गल्ले के हवाले से हर जगह ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है मिक्स एंड मैच करके, ताकि एक अच्छी नस्ल निकले। तो अब तो ये समझा जाता है कि इट कैन बी डन फास्टर, not waiting for aging etc and a whole generation to generation change आए, it can be done faster। और इस हवाले से एक बहुत बड़ी बैटल अब शुरू हो रही है एथिक्स के साथ। what is ethical and what is not ethical। ये एथिकल समझा जाएगा कि बीमारी को दूर करने के लिए जो कुछ जेनेटिक चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। अभी तक ये एथिकल समझा नहीं जा रहा कि स्ट्रेंथ इंसान की बढ़ाई जाए, इंटेलेक्ट इंसान का बढ़ाया जाए, इसको अभी तक एथिकल नहीं समझा जा रहा। और आपको याद होगा कि चाइना के अंदर 2 बच्चे ऐसा पैदा हुए जिनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, तो वो वहाँ भी उन्होंने इसको बैन कर दिया। मगर ये चीज़ें बैन करने से गायब नहीं हो जाती, सम रिसर्च मस्ट बी गोइंग ऑन एवरीवेयर। तो इस हवाले से आपकी फील्ड भी बहुत ओपन है। और मैं लोगों की फ़िटनेस के हवाले से भी लोगों को कहता हूं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डायबिटीज़ बढ़ गया मिसाल के तौर पर। उसके अंदर हमारी केयरलेसनेस एज़ फार एज़ ईटिंग हैबिट्स आर कंसर्न वो है। फिर नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ फूड्स वो भी है। हंटर गैदरर वाली कैफियत तो नहीं है कि ये भी खाया वो भी खाया। अगर रोटी खाते हैं तो सिर्फ गंदम की खाते हैं, बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आजकल मैं हर चीज़ की, जौ की रोटी भी खाता हूँ, सब चीज़ें खाता हूँ, तो वो स्प्रेड भी ख़त्म हो गया। तो एक तो पाकिस्तान के अंदर इररिस्पॉन्सिबल ईटिंग, जिसके अंदर शुगरी फूड्स, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, और ये भी बहस होती है। पिछले दिनों डायबिटीज़ की एक कॉन्फ्रेंस थी,
उसके अंदर मैं SAPM हेल्थ फैसल सुल्तान साहब की बात पढ़ रहा था कि उन्होंने ये फरमाया कि जनाब चलो, खाओ कम और चलो ज़्यादा।